ज़किया मशहदी की कहानी। मैं अपनी बीवी को पीटता नहीं हूँ। आज लगता है अंजू के शौहर ने उसे फिर मारा है, बीवी ने मेरी शर्ट इस्त्री करके हैंगर में लटकाते हुए कहा। उसके लहजे में तासुफ था। अंजू हमारे यहाँ सफाई के काम पर मुलाजिम थी। झाड़ू पोछा करती और दोनों बाथरूम धो दिया करती थी। गरचे पैन साफ करना उसका काम नहीं था। काम पर रखे जाने के वक्त ही अंजू ने कह दिया था कि वो बाथरूम में फर्श और वॉश बेसिन वगैरह धो देगी, लेकिन टॉयलेट बाउल नहीं साफ करेगी। हम स्वीपर नहीं हैं, उसने कदरे फ़ख्र से कहा था। बीवी ने कहा, अच्छा वो हम कर लिया करेंगे। वो दरअसल अरसे से ऐसी औरत की तलाश में थी जो सफाई का काम कर दे, इसलिए हर शर्त मानने को तैयार थी। दोपहर में एक दूसरी औरत आती थी, वो सफाई नहीं करती थी, बर्तन धोती और किचन का वो सारा काम कर देती थी जिसे ऊपर का काम कहा जाता है। मसलन आटा गूंदना, सब्जी काट देना, दाल चावल धोना और किचन का प्लेटफॉर्म चमका देना। फिर काम आसान हो जाता। रह क्या जाता है, बस घर में हम दो मियाँ बीवी और दो बच्चे। बीवी ने कई बार इशारा किया कि ये दूसरी औरत कहती है कि इसे 2000 और दे दिए जाएं तो वो खाना भी पका दिया करेगी। 2000 और? अभी वो 2000 ले रही थी, और नाश्ता जो दरअसल हम लोगों के खाने के बराबर ही होता था, 3 से 4 रोटियां, सब्जी या सालन और खूब दूध डालकर औंटाई हुई चाय का बड़ा सा मग। 2000 माहवार का मतलब है एक खासी रकम। मैं दे तो सकता हूँ, मेरी तनख्वाह अच्छी खासी है, लेकिन मुझे ये खर्च बिल्कुल बिला वजह का लगता है। आखिर ये मोहतरमा करेंगी क्या? दिन भर सहेलियों से गप, मोबाइल पर चैटिंग या नॉवेलबाजी। वैसे कहती तो हैं कि मैंने बेकरी का कोर्स किया हुआ है, घर पर ही बेकरी के क्लास खोल सकती हूँ। टीवी से भी ऑफ़र आया था, इसके लिए कई बार इजाज़त चाहिए। जी हाँ, अब बिला इजाज़त कोई काम करने की इजाज़त तो है नहीं। टीवी पर आएँ तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, भले ही केक पेस्ट्री बनाती हुई क्यों ना दिखाई पड़े। मुझे याद है एक शेफ़ साहब बड़े फ़ख्र से कहा करते थे, टीवी पर आता हूँ यार। ये भी गर्दन टेढ़ी करके यही कहने लगेंगी। औरतों में ज़र्फ यूं भी कम होता है, खुद को सेलिब्रिटी समझने लगेंगी। जहाँ जाएंगी लोग कहेंगे, आपको तो टीवी पर देखा था, आपकी तरकीब से बनाया हुआ केक निहायत मज़ेदार था। बस उड़ने लगेंगी। और घर पर क्लास, वो भी एक मुसीबत। हो सकता है मैं घर लौटूं तो घर के फाजिल कमरे में, जिसे वो वर्कशॉप का नाम देना चाहती हैं, मोटी मोटी औरतें इठलाती हुई दिखाई पड़ें, चटर पटर करती, कुछ घोटती, कुछ काटती छीलती, एप्रन पहनकर कुछ यूं लगती हुई कि अभी बेलन उठाकर सर पर मारेंगी। हासिल क्या होगा? शायद 2-4 हज़ार बच जाएं। आखिर सामान खुद देना होगा, फिर बनाया हुआ आइटम इतना होना चाहिए कि सब चक्कर देख सकें। गैस या बिजली का खर्च अलग होगा। हो सकता है मुलाजमा को मज़ीद कुछ देकर इन क्लासेस में मदद के लिए रोकना पड़े। अभी तो बच्चों को खुद पढ़ा देती हैं, फिर हो सकता है कहें कि बच्चों के लिए ट्यूशन रखो, फिर तो रहा सहा फ़ायदा भी ख़त्म। अरे भाई, घरदारी संभालो, अभी बच्चे छोटे क्लासेस में हैं, उनकी पढ़ाई तुम संभाल लेती हो। अब ये अच्छी कही कि मुझे थोड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। क्या अचीवमेंट? केक पेस्ट्री बना के क्या खलाई सफ़र पर निकलोगी? कल्पना चावला बन जाओगी? अंजू का चेहरा सूजा हुआ है, बाजू पर तेल भी है। हाथ पकड़कर ज़ोर से मरोड़ा और पीछे की तरफ धक्का दिया। उधर खटिया पड़ी थी, चेहरे के बल उस पर गिरी। बता रही थी, एक पेन किलर दे दो और ये मुलाजमाओं से तुम ही डील कर लिया करो, मुझे गाथा ना सुनाओ। हाँ, चाय के साथ दे दिया है और काम भी हल्का करा दिया है। आज पोछा नहीं लगाएगी और बाथरूम भी नहीं धोएगी, बस झाड़ू दिलवा कर वापस भेज रही हूँ, बेचारी। अरे बाथरूम धुलवा लो, पोछा भले ही छोड़ दो। बच्चों वाला वॉशरूम रोज़ धुलना बहुत ज़रूरी है। ये औरतें मार की आदी हैं, इन पर कुछ ऐसा असर नहीं होता। अंजू लड़ाका भी है, चुप रहना जानती ही नहीं। शौहर गुस्से में हो तो चुप हो जाना चाहिए। 2 बातें सुन लेने में आफियत है तो आफियत हासिल कर लो। मैं धो लूँगी दोनों बाथरूम। इसे भी अंजू से कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी थी। चलो, इतनी ही हमदर्दी है तो दे दो छुट्टी। वैसे भी पैन तुम ही धोती हो, बाकी तो आसान काम रह जाता है। रोज़ कर लिया करो तो 500 रुपये माहवार बचेंगे, जो अंजू अलग से लेती है, तुम्हारे ही काम आएंगे। लेकिन बोले कौन, अब मैं बीवी से ज़्यादा नहीं उलझता। कुछ सहूलतें तो इसे मिलनी ही चाहिए।
कपड़े भी खुद धोती और इस्त्री करती है, तो क्या हुआ, मशीन खरीद दी है ना। हाँ, फैलाना, उठाना, ज़्यादा गंदे कपड़े हाथ से मलना और इस्त्री की तो भाई कोई मशीन ईजाद ही नहीं हुई। वैसे एक बार वो एजेंसी से फुल टाइम मेड लाने का जिक्र कर रही थी, मुझे टटोल रही थी शायद। बोली कि दोनों की जगह एक ही औरत रहेगी, रात को साथ रहेगी तो बहुत आराम मिलेगा। सुबह बच्चों के स्कूल की वजह से भगदड़ हो जाती है, बच्चों का बहुत काम होता है। वो तो बोलती ही रहती है, ये नहीं तो वो। मैं अब उसकी तरफ से कान बंद कर लेने में महारत हासिल कर चुका हूँ। कान न बंद कर पाऊँ तो कोई रिएक्शन न जाहिर करने में तो ज़बरदस्त एक्सपर्ट बन गया हूँ। इसकी बकबक का कोई नोटिस नहीं लेता। अब ये एजेंसी वालियाँ, इनके रेट बहुत ऊंचे हैं, ऊपर से अलग रहने की जगह दीजिए। कहने को 2 स्क्वायर मील्स मुहावरा है, लेकिन खाती तो 4 बार हैं। कपड़ा लत्ता, तेल साबुन, सारा कुछ। मेरे एक वाकिफ़कार हैं जिनके यहाँ एजेंसी से आई हुई फुल टाइम मुलाजमा काम करती है। झारखंड के जंगलों से आई हुई आदिवासी औरत, लेकिन मालकिन के साथ शॉपिंग के वक्त बास्केट पकड़ने को जाती है तो अपने लिए भी कॉस्मेटिक्स उठा उठा के बास्केट में डालती जाती है। हंस कर कह रही थी, काली है इसलिए फेयरनेस क्रीम ज़रूर खरीदती है। शैम्पू से बाल धोती है, वो भी टीवी में देखे हुए कीमती ब्रांड के शैम्पू से। आप इजाज़त क्यों देती हैं का जवाब उन्होंने ये दिया कि भाई खुश रहेगी तो टिकी रहेगी, काम अच्छा करती है। अब वो भी इंसान है ना। अब भाई हम तो ना इतना खर्च करें ना घर में एक झंझट पालें। आखिर जवान जहान औरतें घर में बैठकर करेंगी क्या, सिवाय इसके कि किटी पार्टियों में शिरकत करें, तेरी मेरी बुराई करें। अब ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है ये तो हज़ारों साल से चला आ रहा है। मर्द शिकार करने जाते थे, औरतें घर बैठकर बच्चे संभालती थीं, खाना पकाती थीं, जानवरों की खाल चबाकर नरम करती और हड्डी से बनी सुइयों और तांत के धागों से कपड़े सीती। तो आज ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। खैर, मर्द भी शिकार करने नहीं तो सख्त मेहनत करने घर से बाहर जाते तो हैं ही। कहीं कहीं औरतों ने भी दिमाग ख़राब होने या कभी कभी ज़रूरत के तहत बाहर जाना शुरू किया है, तो उनके घरों का हश्र देख लीजिए। बच्चे रुलते हैं, शौहर शाम को आया तो या तो बीवी नदारद है या तो थक कर हाय माँ हाय बाप कर रही है। शौहर से उम्मीद कर रही है कि चाय खुद बना कर पिए, बल्कि उसे भी पिला दे। अब इसी अंजू को देख लीजिए, क्या फ़ायदा है, रोज़ तो मार खाती है, पैसे कमाती है तो मियाँ छीन के पी जाता है। ना कमाए ना पैसे छीने, घर बैठकर शौहर की कुछ जायद खिदमत करे तो शायद वो राम हो जाए। पैसा कमाने की अकड़ भी तो दिखाती है। लेकिन भाई कुछ भी हो, औरत पर हाथ उठाना है नहायत घटिया हरकत। मैंने कभी बीवी पर हाथ नहीं उठाया, हालांकि औरत को मारने की इजाज़त मज़हब ने भी दे रखी है। गरचे बहुत नाफरमानी करे तभी। भाई हमने तो बहुत नाफरमानी बर्दाश्त कर ली, हाथ नहीं उठाया। अब कोई 6 महीने भी नहीं हुए ये हमारी मोहतरमा चल दी थी मैके। बहुत मना किया था कि वहाँ नहीं जाना है। पिछली बार जब हम गए थे तो हमें अपनी कुछ सुबकी महसूस हुई थी, तो उसी वक्त सोच लिया था कि अब इनकी बेटी मैके नहीं आएंगी। इनके अब्बा बीमार पड़ गए तो इन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की, हम टस से मस नहीं हुए। लेकिन एक दिन इधर हम ऑफिस गए, इन्होंने बच्चों को समेट कर बस का टिकट कटाया और चल दी। चाबी पड़ोस में दे गई थी। 2 दिन के लिए वाफिर खाना फ्रिज में था, कपड़े प्रेस करके हैंगर में लगा गई थी। लेकिन हमको इन चीज़ों की क्या ज़रूरत। 2 दिन खाना होटल में खा लेते, किसी दोस्त के यहाँ चले जाते, कपड़े धोबी को दे देते। अब ये नौटंकी के फ़ोन पे फ़ोन कर रही हैं, मैसेज पे मैसेज भेज रही हैं कि अब्बा वाकई सीरियस हो गए थे। हमने एक चुप साधी तो बस साध ली। वापस आईं तो लाख आंखों में आंसू भरकर माफ़ी मांगी। हमने चुप कायम रखी और महीने भर सिवाय हूँ हाँ या बहुत ज़रूरी बात के मुंह नहीं लगाया। बस ये ज़रूर कहा कि जाइए अब्बा की खिदमत कुछ और कराइए, बल्कि वहीं रह पड़िए। हकलाने लगीं, बोली वाकई हमारी ज़रूरत तो वहाँ है, सिर्फ आपका रुख देखकर जल्दी चले आए। आप इतने सख्त बोल तो ना बोलें। सख्त क्या और नरम क्या, हम तो बोल ही नहीं रहे थे। जी चाह रहा था 2 झापड़ रसीद करें, बल्कि लातें भी जड़ दें, लेकिन कहा ना, हम औरत पे हाथ नहीं उठाते। अंजू की बात छोड़िए, वो तो निचले तबके की औरत है। बड़े बड़े लोग बीवी को पीट के रख देते हैं। पड़ोस में आईजी पुलिस रहते हैं, आला ज़ात के आला ओहदेदार, बेहद पीते हैं और पीकर बीवी को पीटना लज्जत कोशी का अहम जुज मानते हैं। बीवी ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं या मार खा खा के हो गई हैं। 2 बच्चों के दरमियान 2 इस्कात हुए। हमारी मोहतरमा ने कहा, आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? साइंस ग्रेजुएट हैं, नौकरी जल्द मिल जाएगी।
जवाब मिला कि क्या अपनी नौकरी से बच्चों को वो शान और शौकत भरी जिंदगी दे सकूंगी जो उन्हें बाप से मिल रही है, और उन्हें यहाँ छोड़ जाऊं ये भी गवारा नहीं होगा। खाती रहिए मार, मेरी बीवी ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। दरअसल दोनों में बड़ा बहनापा था। अय्यर साहब की अहलिया शौहर की वजह से आईपीएस सर्कल में कम मिलती जुलती थी, ज़्यादातर हमारे यहाँ ही आ जाती। बीवी के ही इसरार पर उन्होंने अब एक स्कूल में मुलाजमत ज्वाइन कर ली थी। उसी स्कूल में उनका बेटा भी पढ़ने जाता था। लेकिन ज़रा ये तमाशा देखिए कि जिनको मेरी बीवी ने मशवरा दिया वही उसे मशवरों से नवाजने लगी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वरगलाने लगी। कहा कि तुमने फ़ाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है और बीएड भी हो तो फट से मुलाजमत मिल जाएगी। बीवी ने कहा, अजी ऐसा ही आसान है क्या? तो बोली, हमारे यहाँ जगह है, मैं कहूँगी तो प्रिंसिपल ज़रूर तुम ही को लेंगे। सीनियर आईपीएस की बीवी हूँ, इतना भाव तो मिलता ही है। बीवी ने खुश होकर मुझसे कहा। मैंने खुश्क लहजे में सवाल किया कि क्या उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रहीं? क्या मैं माकूल नहीं कमा रहा? शायद मेरी आवाज़ में कुछ धार आ गई थी। उसने कहा, आप गर्म क्यों हो रहे हैं? बच्चों का एडमिशन भी वहीं करा दूंगी तो फीस आधी ही लगेगी, फिर आने जाने में परेशानी नहीं होगी। मिसेस अय्यर के साथ ही जाया करूंगी, स्कूल भी कितना नामी गिरामी है। बड़ा गुमान है आपको अफसर की बीवी से दोस्ती का। कल को आईजी साहब हाथ पैर तोड़कर उन्हें बिठा देंगे, सारी नौकरी निकल जाएगी। अपनी फिक्र करें। वो मुस्कुराई। मुझे उस वक्त उसकी मुस्कुराहट जहर लगी। उसमें यकीनन तंज की आमेजिश थी। बोली, आपकी सोच गलत है। नौकरी के बाद से मारपीट में बहुत कमी आ गई है। मुझे वाकई गुस्सा आ गया। क्या मैं भी तुम्हें मारता हूँ? नहीं मारता हूँ, इसलिए मार खाने का अरमान जाग रहा है। घर से कदम नहीं निकालना, खबरदार जो नौकरी की बात की। वो कदरे घबरा गई। अच्छा फिर बात करते हैं। नहीं, कोई बात इस टॉपिक पर नहीं होगी, मैं गरजा। और वाकई फिर कोई बात नहीं हुई। वो एक हतमी फैसला था, जैसे मेरे सारे फैसले होते हैं। और फिर बात दरअसल ये भी थी कि वो स्कूल निहायत महंगा, नामवर और नाम नेहाद बड़े लोगों का स्कूल था। किसी से कहा जाए कि ये वहाँ पढ़ाते हैं तो टीचर न रहकर किसी अफसर जैसा ऊंचा उठ जाता। मुलाजमत आला दर्जे के क्वालिफाइड लोगों को मिलती, और वो भी काफ़ी सख्त आजमाइश के बाद। कुछ लोग यहाँ के असातिज़ा की खुशामद में लगे भी नज़र आते कि शायद उनके बच्चों का दाखिला कराने में आसानी हो जाए, तो बेगम साहिबा के दिमागी न मिलते। ऊपर से एक बड़े आईपीएस अफसर की बीवी का साथ, उसकी कार में आना जाना उठना बैठना तो था ही, शॉपिंग को भी अक्सर दोनों साथ साथ निकल लेती। सोच रहा हूँ इस पर भी कुछ पाबंदी लगानी होगी। ये खातून अब मुझे मार खाने की निशानी लगने लगी थी। बताइए ज़रा, मेरी अच्छी भली घर बैठी बीवी को बाहर निकाल रही थी। शायद कोई गरज वाबस्ता थी। सोचती होंगी इस तरह शौहर के सामने एक उज़्र पेश कर सकेंगी कि दोनों साथ ही जा रहे हैं। देखिए वो भी तो वहीं पढ़ा रही हैं। खैर ये और बात है कि बेचारी जैसी भी हों, मैंने उनका इतना बुरा नहीं चाहा था। इतना बुरा मैं किसी का नहीं चाहता, अपनी बीवी का तो कतई नहीं। मर गई तो मेरे बच्चे कौन पालेगा? दोनों बेटे हैं, ख़ानदान चलना है इनसे। वो बेचारी ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी। एक दिन ब्रेन हैमरेज हो गया, बेहोश होकर गिरी तो फिर होश में नहीं आई। अब अय्यर साहब रोते फिरते हैं, सुनते हैं पीना कम कर दिया है और बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है दूसरी की फिक्र में हो। ये ऐसे ओहदे हैं कि लोग बेटियां देते हुए कुछ नहीं सोचते। पापा बताते हैं कि उनके वक्त में एक आईएएस अफसर थे जिन्होंने बीवी को कत्ल कर दिया था। सारी दुनिया जानती थी कि कत्ल उन्होंने ही किया है, लेकिन तिगड़म बाजी करके न सिर्फ बाइज्जत बरी हो गए बल्कि 2-4 साल में दूसरी शादी कर लाए। अब ये अय्यर साहब ने इधर पीना कम किया है, या किया भी हो तो एल्कोहलिक मशहूर तो हैं ही। ऊपर से बीवी को आए दिन पीटने के किस्से भी तश्तज़बाम हैं। बीवी इसीलिए आईपीएस सर्कल में कम मिलती थी, लेकिन मिल ही जाएगी कोई किस्मत की मारी। अब भाई हम तो पीते पिलाते नहीं, बस कभी कभार किसी पार्टी में दोस्तों के साथ एक आध पैग ले लिया, वो भी मोहतरमा को पसंद नहीं था। बात दरअसल ये थी कि 1-2 बार सुरूर में थोड़ी ज़्यादती हो गई। सो चुकी थी जगा कर, तो ऐसा क्या हो गया? बीवी है किस लिए? ये फेमिनिस्ट औरतें तो आग मूत रही हैं। मैरिटल रेप की इस्तिलाह ईजाद की है। अमेरिका में तो रेप के आदादो शुमार में ये दुरूने रिश्ता अज़दवाज रेप भी शामिल हैं। एक शोशा और भी है कि बीवी जो काम करती है उसके लिए उसे कुछ तनख्वाह मिलनी चाहिए। दरअसल पीटने की ज़रूरत तो उन फतूरी दिमाग वालियों को है। मेरी तो अक्ल हैरान है। बीवी को रोटी कपड़ा मकान सब कुछ तो मिलता है जो उसका हक है।
ہم جیسے اونچے متوسط طبقے والوں کے یہاں تو اور بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، عمدہ کپڑے، زیورات، ملٹی پلیکسز میں فلم اور کھانا، بیوٹی پارلر۔ بس میں نے یہ بیوٹی پارلر والا معاملہ ختم کرا دیا ہے۔ اوسط درجے کی صورت اوسط ہی رہے گی، اور حسن ملا ہے تو اسے سنگار کی کیا حاجت۔ پچھلے ماہ 20 تاریخ کو ہی انہوں نے اعلان کیا کہ پیسے سب ختم ہو گئے۔ میں نے حساب مانگا تو دیکھا 1500 بیوٹی پارلر کا 2 مرتبہ کا بل تھا۔ میں ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آئندہ یہ خرچ نہ دیکھوں، بالکل بیکار کی مد ہے۔ دوسری عورتیں جاتی ہیں، جائیں، ان کے میاں کم توجہ دیتے ہوں گے، ہم تو تمہیں روز توجہ دیتے ہیں۔ تم ہی اکثر اڑیل گھوڑی کی طرح بدکتی ہو۔ کیا کہا؟ حمل کا ڈر؟ ارے تو پلز لے رہی ہو نا، پچھلی بار تم نے کچھ ناغہ ضرور کیا ہوگا جو حمل ٹھہر گیا۔ ایک تو پریشانی، اوپر سے میرا سر کھایا کہ بچہ ہو جانے دو، ڈیلیوری کے وقت ہی آپریشن کرا لوں گی۔ ارے بھائی، مجھے نہیں چاہیے تھا تیسرا بچہ، 2 بیٹیاں ہوتی تو شاید سوچ لیتے، وہ بھی جب دوسرا 5 برس کا ہو چکا ہو۔ تیسرے کا خرچ کہاں سے آتا؟ تمہارے ابا دیتے، پھر وہی نوکری پہ تان ٹوٹی۔ اب تو وہ تمہاری مینٹور مسز ایئر بھی نہیں رہی تھیں۔ تمہارا یہ نوکری کرنے کا فطور برقرار تھا، نوکری کرو گی اور 3 بچے پالو گی۔ اب اگر میں ایئر صاحب ہوتا تو دھن کے رکھ دیتا، ضد کرنے اور منہ پھلانے پر۔ مشکل یہ ہے کہ میں شریف آدمی ہوں، بیوی پر ہاتھ قطعی نہیں اٹھاتا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ سر پہ چڑھ جاؤ۔ میڈیکل ٹرمینیشن اتنا آسان ہو گیا ہے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر بتا رہی تھی، تم بھی تو تھیں ڈرائنگ روم میں، کہ لونڈے کہیں بد احتیاطی کرتے ہیں تو بس لڑکی کو بائک پہ پیچھے بٹھایا اور لے آئے، اسقاط کرا دیا، چند گھنٹوں کے بعد ہی واپس پیچھے بٹھایا اور چھوڑ آئے گھر۔ اب اگر تم نے اسقاط کرایا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا؟ تمہیں تو سماج کا خوف بھی نہیں۔ دوبارہ چیک اپ کی ضرورت پڑی، آرام سے چلی گئیں، ہم ساتھ رہے، ٹونک اور دواؤں کے لیے پیسہ دیا۔ اب اس بات کے لیے اتنا منہ پھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ مہینوں آفس سے واپسی پر تھوبڑا چڑھا ہوا دیکھا۔ رانی روٹھیں گی، اپنا سہاگ لیں گی، یہ مسل شاید کبھی سنی نہیں تھی۔ کچھ دن تو میں نے برداشت کیا، پھر میں نے آفس کے بعد سیدھا گھر آنا چھوڑ دیا۔ دیر سے آتا، کھانا عموماً باہر ہی کھا لیتا۔ اب اس گدھے جیسی اداس تھتنی کے ساتھ کھانا کھلاؤ گی تو کسے لگے گی بھوک؟ لگی بھی ہو تو غائب ہو جائے، اور جی چاہے کہ ایسی چال چوٹ کی مار دی جائے کہ دماغ ٹھکانے آ جائے۔ لیکن پھر وہی اپنی ہی لگائی پابندی کہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ آگے سے حمل سے بچنا ہے تو پلز میں احتیاط برتو، دماغ ادھر ادھر لگا رہتا ہے، یاد نہیں رہتی ہوگی۔ اب یہ ڈبل پروٹیکشن کی بات بیکار ہے۔ کانڈم کے سارے اشتہار اتنے ہی جھوٹے ہیں جیسے رنگ گورا کرنے والی کریم کے اشتہار۔ بھلا ہو تمہارا کہ برساتی پہن کے نہانے کو رائے دو، لا حول ولا قوت۔ اب یہ حمل اور زچگی عورت کا درد سر ہے تو وہ کرے انتظام کہ جھمیلے میں نہ پڑے۔ آخر ملک کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 70% مانع حمل آپریشن عورتیں ہی کرا رہی ہیں۔ اب بچے 10 اور 8 سال کے ہو چکے ہیں، جاؤ کراؤ آپریشن اگر حمل کا ایسا ہی خوف ہے۔ مجھے محروم رکھو گی تو باہر عورتیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بیماریوں کا ڈر اور پھر خدا کا خوف بھی۔ حرام کام کیوں کروں؟ لوگوں کو معلوم ہوا تو باتیں بنائیں گے۔ آخر تمہیں کیوں پال رکھا ہے؟ دیکھو، مجھے زیادہ غصہ مت دلایا کرو، کہیں قابو کھو بیٹھا تو اتنے دن کی ریاضت بیکار جائے گی کہ کبھی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔